हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, द हिंदू का ये फ्रंट पेज है, सैटरडे सितंबर 26 2020। तो इसमें हम ये जो वोडाफोन वाला एक न्यूज़ है, एक ये देखेंगे और यहाँ पर एक है सूदिंग वॉइस फॉल्स साइलेंट, इसको भी देखेंगे। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ लिखा है कि वोडाफोन विंस $2 बिलियन टैक्स केस। तो जब भी हम हेडलाइन की बात करेंगे तो ज़्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देगा। इसका मतलब ये कि काम हो चुका है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई दे, इसका मतलब वो पैसिव है, वहाँ भी काम हो चुका है। तो जो वोडाफोन है उसने जीत लिया। क्या जीता भाई? तो $2 बिलियन का जो टैक्स केस था वो वोडाफोन जीत चुका है। यहाँ लिखा है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल रूल्स। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, जो अदालत है। रूल मतलब होता है फैसला देना। तो उसने फैसला दिया, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है बट हम पास्ट मान के चलेंगे। उसने क्या फैसला दिया? दैट इंडियाज डिमांड, इंडिया की जो डिमांड है, इंडिया जो मांग कर रही थी, इज इन ब्रीच ऑफ फेयर ट्रीटमेंट। वो डिमांड कहीं ना कहीं उल्लंघन है, ब्रीच है। किसका ब्रीच है? फेयर ट्रीटमेंट का। फेयर मतलब अच्छा, ट्रीटमेंट का मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट उपाय व्यवस्था जो है वो उचित नहीं है, फेयर ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, उसका कहीं ना कहीं वो ब्रीच है, उल्लंघन है। अगर ये मैटर आपको पता होगा तब सही से समझेंगे, नहीं तो बस मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो आप सेंटेंस के हिसाब से समझिए। देखिए यहां पर है कि वोडाफोन ग्रुप पीएलसी सेड ऑन फ्राइडे। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, रुकिए। देखिए वोडाफोन ग्रुप पीएलसी, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, वोडाफोन से लेके पीएलसी तक, ये वोडाफोन ग्रुप के बारे में है। तो इसने क्या कहा? सेड कहा, ऑन फ्राइडे शुक्रवार को कहा, दैट यह कि इट हैड वॉन एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस। तोड़ तोड़ कर देखिए, तो वोडाफोन ग्रुप ने ये कहा फ्राइडे को कि इट मतलब वोडाफोन ग्रुप, इसने हैड वॉन जीत लिया है। एक्चुअली जब हम नरेशन करते हैं ना, तो आपको पता है कि इधर वाला जब पास्ट में रहेगा, ये जो सेड वाला, ये सेड है, सेज नहीं है, सेड है, या ये सेड टू है। तो जो इधर वाला जो होगा, दैट के बाद वाला, इसका टेंस बदलता है, आपको पता ही है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। इसलिए ये लिखा है कि इट हैड वॉन, यानी कि जीत चुका है। हम हिंदी ऐसे समझेंगे, इट हैड वॉन एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस। अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि दो पार्टी के बीच में जो मध्यस्थता कराती है, जो मीडिएटर बनती है, फैसला कराती है पंच की तरह, तो ये आर्बिट्रेशन है। तो इंटरनेशनल मध्यस्थता केस वो जीत चुकी है। अब है किसके खिलाफ था? तो अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो वोडाफोन ने केस किया था, उस केस को वोडाफोन जीत चुका है। ठीक है जी। कॉमा करके लिखा है कि एंडिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एंडिंग वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल डिस्प्यूट्स। एंड का मतलब होता है खत्म करना। तो खत्म करते हुए, जब केस जीता, क्या करते हुए? खत्म करते हुए वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल डिस्प्यूट्स, जो हाई प्रोफाइल बड़े लेवल के जो डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट मतलब जो विवाद हैं, उनमें से एक, ये जो वोडाफोन वाला जो विवाद था वो बड़े लेवल के जो विवाद है उनमें से एक था, इसलिए वन ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। उन विवादों में से एक को खत्म करते हुए इन द कंट्री, जो कि कंट्री में था, इन्वॉल्विंग अ 2 बिलियन टैक्स क्लेम, जिसमें क्या इन्वॉल्व था? 2 बिलियन टैक्स का क्लेम था, दावा था। तो उस कहीं ना कहीं उस विवाद को खत्म कर दिया वोडाफोन की इस जीत ने। तो कुछ समझ में आया सेंटेंस तोड़ करके कि वोडाफोन जीत चुका है। केस चल रहा था इंडिया और वोडाफोन के बीच, कोई टैक्स वैक्स का मामला था, या आप डिटेल में जाएंगे तो पढ़ लेंगे। अभी ट्रांसलेशन देखते हैं। एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, तोड़ तोड़ कर पढ़िए, ये पूरा एक नाम है। अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिएटर का काम करेगा, और ट्रिब्यूनल मतलब जो न्यायालय है। तो ये जो न्यायालय है, इन द हेज, शायद हेज लिखा होगा, ये हेज कोई जगह है, हेग है कि हेज है, तो ये इस जगह पर ये जो ट्रिब्यूनल है, जो अदालत है, रूल का मतलब होता है फैसला देना। तो उसने ये फैसला दिया दैट इंडियाज इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स लायबिलिटी ऑन वोडाफोन, कॉमा है, रुकिए, कि इंडिया का जो इम्पोजिशन है, जो इम्पोज कर रही है, जो उस पर थोप रही है, क्या थोप रही है? इम्पोजिशन ऑफ क्या? ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कि टैक्स का जो उत्तरदायित्व है वो किस पर उत्तरदायित्व है? वोडाफोन पर। यानी कि इंडिया ने जो थोपा है वोडाफोन पर कि भाई इतने टैक्स का तुम पर जो दायित्व है, एज वेल एज, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी है, एंड
पेनाल्टीज और जुर्माना भी है, ये सब इंडिया ने थोपा है किस पर, वोडाफोन पर। तो ये जो चीजें हैं वर इन अ ब्रीच ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो ये एक उल्लंघन था, किसका उल्लंघन था, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, एक संधि होती इन्वेस्टमेंट वाला, कोई संधि, कोई ट्रीटी, कोई फैसला होता होगा, उसका उल्लंघन था, ट्रीटी अग्रीमेंट का उल्लंघन था। कौन सा अग्रीमेंट, बिटवीन इंडिया एंड द नीदरलैंड, कोई एग्रीमेंट हुआ होगा इंडिया नीदरलैंड के बीच में जो कि इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अग्रीमेंट था। तो ये सब जो इम्पोजिशन है ना, ये एक ब्रीच है, एक उल्लंघन है इस अग्रीमेंट का। ठीक है, मैं बस ट्रांसलेट कर रहा हूं, डीपली आप न्यूज़ पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली है। टू सोर्सेज, यानी कि दो जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, विद डायरेक्ट नॉलेज, यानी कि सीधा सीधा उनकी खबर है, नॉलेज है, ऑफ द मैटर, इस मैटर का, सेड, उन्होंने कहा। ठीक है जी, चलिए। इंडिया हैड क्लेम्ड अ टोटल ऑफ 27,900 करोड़। हैड क्लेम्ड का मतलब है पास्ट परफेक्ट, कि इंडिया ने दावा किया था, क्या दावा किया था, कि टोटल ऑफ इतना करोड़, कितना करोड़ है, कि 27,900 करोड़, यानी कि 3.79 बिलियन डॉलर, इतना का दावा किया था, इंक्लूडिंग अबाउट 2 बिलियन इन टैक्स, 2 बिलियन डॉलर इन टैक्स, जिसमें शामिल था 2 बिलियन डॉलर टैक्स था, एज वेल एज इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज। तो ये जो दावा था 3.79 बिलियन का, इसके अंदर टैक्स है, इंटरेस्ट है और पेनाल्टीज है, ये इंडिया ने दावा किया था कि भाई इतना तुम्हारे ऊपर बनता है, मुझे दो। वन ऑफ द सोर्सेज सेड, ऐसा एक सोर्स ने कहा। वन ऑफ द सोर्सेज का मतलब कि बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसमें से एक ने कहा। जब भी वन ऑफ का इस्तेमाल होगा तो इधर प्लूरल होगा, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड नहीं होगा। चलिए, द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब जो अदालत है, द ट्रिब्यूनल इन इट्स रूलिंग, रूलिंग मतलब फैसला, अपने फैसला में, सेड, कहा, क्या कहा, द गवर्नमेंट्स डिमांड, गवर्नमेंट का जो डिमांड है, इज इन ब्रीच ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, वो ब्रीच है, उल्लंघन है, एक फेयर ट्रीटमेंट का, एक जो उचित, इक्विटेबल मतलब कि बिल्कुल जो उचित ट्रीटमेंट है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है, कि सही से ट्रीट नहीं किया गवर्नमेंट ने, ये डिमांड उनको नहीं करना चाहिए था इतने सारे पैसों का। एंड इट मस्ट सीज सीकिंग द ड्यूज फ्रॉम वोडाफोन, और इसको सीज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए वोडाफोन से ये पैसे लेना। सीक मतलब होता है मांगना, तलाशना, बहुत मतलब होते हैं ना। तो सीज सीकिंग द ड्यूज, ड्यूज मतलब जो बकाया रकम है, तो इस बकाया रकम को सीक करना, वो मांगना बंद कर देना चाहिए, सीज कर देना चाहिए वोडाफोन से। ठीक है। इट ऑल्सो डायरेक्टेड इंडिया, डायरेक्ट मतलब होता है निर्देश देना, इसने, इट मतलब वो जो ट्रिब्यूनल है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, उसने निर्देश दिया इंडिया को क्या करने का, टू पे करने का, कितना, 4.3 मिलियन, ये शायद यूरो है, यहाँ देखते हैं, 5.47 मिलियन डॉलर की बात है, टू द कंपनी, वो कंपनी को दे एज कंपनसेशन फॉर इट्स लीगल कॉस्ट, इसका जो भी लीगल कॉस्ट के लिए कंपनसेशन दे। अब ये सब कुछ अंदर के टेक्निकल टर्म्स है, इतना समझ में आ रहा है कि इंडिया को डायरेक्ट किया है कि आप 5.47 मिलियन जो है ये एक कॉम्पनसेशन के तौर पर आप देंगे कंपनी को, फॉर इट्स लीगल कॉस्ट, जो इसका जो भी लीगल कॉस्ट है। अब क्या है अंदर डिटेल वो जानना पड़ेगा। वोडाफोन सेड इन अ स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ द अवार्ड, वोडाफोन सेड, वोडाफोन ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में कहा, एक स्टेटमेंट देते हुए कहा, क्या कहा, कि द अमाउंट, यानी कि जो वो अमाउंट है, ऑफ द अवार्ड, अवार्ड का मतलब फैसला भी होता है, जो फैसले में जो अमाउंट है वॉज कॉन्फिडेंशियल, वो कॉन्फिडेंशियल था। शेयर्स इन द कंपनीज इंडिया यूनिट, तो इंडिया यूनिट जो कंपनी का जो इंडिया यूनिट है वोडाफोन आइडिया, उसका जो शेयर्स है, शेयर्स इन द कंपनीज इंडिया यूनिट, तो इंडिया कंपनी का जो इंडिया यूनिट है, इंडिया जो एक यूनिट होता है ना, ये यूनिट वो यूनिट, तो इंडिया वाला जो यूनिट है इसका जो वोडाफोन आइडिया के नाम से है, तो उसके जो शेयर्स है एंडेड 13% हायर ऑन फ्राइडे, तो अगर उसको देखें फ्राइडे तक 13% हायर पर वो खत्म हुआ जो शेयर्स था। द ट्रिब्यूनल हेल्ड, होल्ड का मतलब विचार रखना भी होता है, तो होल्ड का हेल्ड हो गया, तो न्यायालय ने विचार ये रखा दैट एनी अटेम्प्ट बाय इंडिया टू एनफोर्स द टैक्स डिमांड, कि अगर कोई भी प्रयास, एनी अटेम्प्ट, कोई प्रयास, बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा क्या करने का, टू एनफोर्स, यहाँ टू क्या है, प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है कि एनफोर्स यानी कि लागू करना, एनफोर्स करते हैं ना, उस पर थोप देते हैं, टैक्स डिमांड
तो अगर इंडिया ऐसा कोई अटेम्प्ट करती है एनफोर्स करने का, वुड बी अ वायलेशन, उसको एक उल्लंघन माना जाएगा ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन। जो भी इंडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो बाध्यताएं हैं, उसका कहीं ना कहीं ये वायलेशन माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। वोडाफोन सेड इन इट्स स्टेटमेंट, ऐसा वोडाफोन ने अपने किसी स्टेटमेंट में कहा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, इट वुड केयरफुली स्टडी द अवार्ड, ये फैसले को शांतिपूर्वक केयरफुली सही ढंग से समझेगी, पढ़ेगी, टुगेदर विद इट्स लॉयर्स, अपने लॉयर्स के साथ, आफ्टर सच, आगे देखते हैं, कंसल्टेशंस, यानी कि इस तरह का जो कंसल्टेशन होगा, मतलब जो भी राय विचार होगा, तो इस कंसल्टेशन के बाद द गवर्नमेंट विल कंसीडर ऑल ऑप्शंस, वो सारे ऑप्शंस पे ध्यान देगी, कंसीडर करेगी, विचार में लाएगी, एंड टेक अ डिसीजन, और फैसला लेगी ऑन फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कि क्या क्या एक्शन आगे लेंगे, उस पर फैसला करेगी, इंक्लूडिंग लीगल रेमेडीज, जिसमें लीगल रेमेडीज भी शामिल होंगे। लीगल रेमेडीज का मतलब है कि लीगली क्या क्या हम एक्शन ले सकते हैं। द मिनिस्ट्री सेड इन स्टेटमेंट, तो मिनिस्ट्री ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें मिनिस्ट्री ने ये बात कही है, ठीक है। वोडाफोन हैज फाइनली गॉट जस्टिस, आखिरकार वोडाफोन को जस्टिस मिला, न्याय मिला। फर्स्ट फ्रॉम द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, पहले उसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट से मिला था, एंड नाउ फ्रॉम एन इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और अब उसे एक अंतर्राष्ट्रीय जो मध्यस्थता वाली जो कोर्ट है उससे भी मिल गया। सेड, ऐसा कहा किसने, अनुराधा दत्त ने कहा। कौन है वो, तो यह पोजीशन का सहारा लिया गया है कि सीनियर पार्टनर है, किस में पार्टनर है, डीएमडी एडवोकेट्स में है। वो क्या है, तो एन इंडियन लॉ फर्म है रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है जी। आगे देखिए, द रूलिंग ब्रिंग्स एन एंड, रूलिंग मतलब फैसला, ब्रिंग एन एंड का मतलब होता है अंत पे, अंत कर देना, तो रूलिंग ब्रिंग्स एन एंड, एक अंत करती है, समाप्ति पे ले आती है, टू वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूट्स, जितने भी कंट्रोवर्शियल विवादित जो झगड़े होते उनमें से एक ये भी था, तो उस पर कहीं ना कहीं एंड पे उसको ले आई, समाप्ति पे, इन इंडिया अंडर इंटरनेशनल ट्रीटी अग्रीमेंट। और ये सब जो है सब एक ट्रीटी अग्रीमेंट जो होता है, ट्रीटी मतलब जो संधि वाले, जो इंटरनेशनल ट्रीटी अग्रीमेंट, ये पूरा का पूरा नाम है, इसके तहत जितने भी डिस्प्यूट है उनमें से एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, उसकी समाप्ति पर कहीं ना कहीं मतलब समाप्त हो गया, ये फैसला ने उसको समाप्त कर दिया उनमें से एक को, ठीक है। तो ये जो अग्रीमेंट है, दैट इट एंड, आई थिंक इट्स नहीं होना चाहिए, दैट एंटर्स भी हो सकता है, दैट तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ही तो है, ये अंडर इंटरनेशनल ट्रीटी अग्रीमेंट दैट, यानी कि अग्रीमेंट के बारे में कह रहा है, तो इस आई थिंक इट की जरूरत तो नहीं थी। दैट एंटर्स इनटू, जो इन्वॉल्व होता है, एंटर के साथ वैसे तो इनटू नहीं आता है, बट कोई किसी बिजनेस में रिलेशनशिप में घुसे, किसी अग्रीमेंट में घुसे, तो एंटर के साथ इनटू आता है। तो दैट एंटर्स इनटू विद कंट्रीज टू प्रोटेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जितने भी अग्रीमेंट है ये कंट्रीज में शामिल होते हैं ताकि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरह के कुछ ट्रीटी बनते हैं, कुछ समझौते होते हैं, तो ये बात है। तो उस समझौता के अंदर जो विवाद होते हैं उनमें से एक विवाद पे कहीं ना कहीं लगाम लग गया है। इंडिया इज एंटेंगल्ड, एंटेंगल का मतलब होता है फंसा होना, तो इंडिया जो है वो एंटेंगल्ड है, उलझा हुआ है, ओके, इन मोर देन अ डजन सच केसेस, इस तरह के जो केसेस है वो दर्जनों केसेस हैं, अगेंस्ट कंपनीज, कंपनी के खिलाफ, इंक्लूडिंग कायरन एनर्जी, अब बहुत सारे हैं कंपनियों के नाम है, ये कायरन को एनर्जी है, ओवर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लेम, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो पुराना जो टैक्स क्लेम है उसके ऊपर, एंड कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिलेशन का क्लेम है, तो ये जो दावे हैं इस पर कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो मैंने बस इसको ट्रांसलेट किया है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। कई बार ऐसा होता है कि कितना भी ट्रांसलेट कर दो, अगर आपको न्यूज़ पहले से ना पता हो तो आपके समझ में उतना नहीं आता है, क्योंकि आपको जुड़ना पड़ता है खबरों के साथ। चलिए अब एक ये खबर भी लेते हैं गाइस, फटाफट करते हैं। यहां पर लिखा है कि अ सूदिंग वॉइस फॉल्स साइलेंट, इस हेडलाइन को देखते हैं। अ सूदिंग, अचानक चक्कर सा आने लगा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं सिस्टम के सामने बैठकर पूरे दिन एडिटिंग करता रहता हूँ, अचानक ऐसे सर घूमने सा लगा, और फैन ऑफ करना पड़ता है ताकि आवाज़ क्लियर आए। ओके चलिए,
अ सूदिंग वॉइस फॉल्स। सूदिंग का मतलब क्या है, यहाँ वॉइस से पहले सूदिंग लगा है तो ये एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव तो नॉर्मल होता है, जैसे गुड है। एक एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म वाला होता है, जैसे कि बर्न्ड, इंजर्ड। एक एडजेक्टिव होता है आईएनजी वाला, जैसे यहाँ सूदिंग। तो सूदिंग का मतलब होता है कि एकदम पीड़ा को हरने वाला, कि अगर आपको कोई टेंशन है, कोई पीड़ा है, तो उसको अगर कोई हर ले, मतलब सूदिंग मतलब शांत कर दे, तो सूदिंग कहलाता है। तो सूदिंग वॉइस का मतलब है कि एकदम शांत करने वाली जो आवाज़ है, तो वो जो आवाज़ है फॉल्स साइलेंट, वो बिल्कुल चुप हो गई। लेजेंडरी सिंगर SPB पासेज अवे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर हेडलाइंस होता है, तो बहुत लेजेंडरी, जो एकदम लेजेंडरी जो सिंगर, एक लेजेंड जब कोई हो जाता है उसे लेजेंडरी कहा जाता है। लेजेंडरी जो सिंगर है SPB, उनकी डेथ हो गई, वो नहीं रहे इन चेन्नई हॉस्पिटल, चेन्नई के हॉस्पिटल में। देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर SP बाला सुब्रमण्यम और SPB। अब तक तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दिया गया है, एक सब्जेक्ट, एक नाम दिया गया कि लेजेंडरी जो कि प्लेबैक सिंगर थे, क्या नाम था, SP बाला सुब्रमण्यम, या SPB भी कहा जाता था। एज ही वॉज नॉन टू हिज लीजन ऑफ फैंस, तो इस नाम से वो जाने जाते थे। एज ही वॉज नोन, वो जाने जाते थे, टू हिज लीजन ऑफ फैंस। लीजन मतलब भीड़ होता है, तो बहुत सारे जो फैंस है उनको एक लीजन ऑफ फैंस, इतना ऐसे कह दिया गया है, मतलब क्राउड मान लीजिए, कि तादाद कह लीजिए, तो उनके फैंस की जो तादाद थी उनके द्वारा, तो उनको इस नाम से जाना जाता था। तो वो जो है वो पास्ट अवे, वो नहीं रहे एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो कहाँ हॉस्पिटल है, तो इन चेन्नई, चेन्नई में है, और ये फ्राइडे को हुआ। ही वॉज 74 और 74 साल के थे। ठीक है, आगे देखिए। मिस्टर बाला सुब्रमण्यम वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन अगस्त एट MGM हेल्थ केयर। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि मिस्टर जो बाला सुब्रमण्यम थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था अगस्त में MGM हेल्थ केयर में, आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19, यानी कि कोविड-19 में पॉजिटिव पाए गए टेस्ट में, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। वाइल ही रिपोर्टेडली डिड वेल, जबकि, हालांकि वाइल से कोई सेंटेंस शुरू हो तो एक सेंटेंस होगा, फिर कॉमा होगा, फिर दूसरा होगा, कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, अंतर दिखाएगा, तो उसको हालांकि जबकि कहा जाता है। तो जबकि ही, रिपोर्टेडली का मतलब न्यूज़पेपर वाले डाल देते हैं अलेज्डली, रिपोर्टेडली, कि ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खबर आया, रिपोर्ट आया है। तो ऐसी रिपोर्ट है कि ही डिड वेल इनिशियली, स्टार्टिंग में उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, कॉमा का मतलब है फिर भी, अब अंतर दिखाएगा, फिर भी। ही टुक अ टर्न फॉर द वोर्स, देखिए कितना बड़ा मुहावरा यूज किया है। टेक अ टर्न फॉर द वर्स का मतलब होता है हालत खराब हो जाना। ओके, इसकी जगह हम डिटेरियोरेट कह सकते हैं। तो हालांकि शुरू में उन्होंने अच्छा किया, वाइल ही रिपोर्टेडली डिड वेल इनिशियली, फिर भी ही टुक अ टर्न फॉर द वर्स, अचानक उनकी हालत खराब हो गई। एंड वॉज पुट ऑन अ वेंटिलेटर, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। एंड ECMO सपोर्ट, ये कोई टेक्निकल टर्म है, इस सपोर्ट पर रखा गया। आगे देखते हैं। ऑन September 7, 7 सितंबर को, ही टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोविड-19, कोविड-19 का जो टेस्ट उनका है वो नेगेटिव आया, बट लेकिन कंटिन्यूड टू बी ऑन द वेंटिलेटर, लेकिन कंटिन्यू टू बी, वो वेंटिलेटर पर लगातार बने रहे। कंटिन्यू टू बी मतलब होना, तो कंटिन्यू टू बी, वो बने रहे ऑन द वेंटिलेटर। एंड ECMO सपोर्ट पर बने रहे। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, वेंटिलेटर पर और ECMO पर तो थे ही, एट द सेम टाइम, उसी समय ही पार्टिसिपेटेड इन पैसिव फिजियोथेरेपी, उसी समय उनका पैसिव फिजियोथेरेपी भी हुआ। पैसिव का मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट जो होंगे वो खुद उनके हाथ पैर को इधर उधर ऐसे फिजियोथेरेपी कर रहे होंगे, उठापटक कर रहे होंगे, उसको पैसिव फिजियोथेरेपी कहते हैं। ही सीम्ड टू हैव मेड अ रिकवरी, ही सीम्ड, उनको देखकर ऐसा लगा या लग रहा था, दोनों फीलिंग इसके अंदर है। ऐसा लग रहा था टू हैव मेड अ रिकवरी, कि उन्होंने रिकवरी कर ली है। व्हेन अ सडन सेटबैक ऑन थर्सडे caused a further deterioration in his condition, जब a sudden setback का मतलब वैसे तो असफलता, हानि होती है, यानी कि कोई प्रॉब्लम, अचानक से प्रॉब्लम जो थर्सडे को हुआ, caused a further deterioration, जिसने पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया एक फर्दर, एक आगे की deterioration in his कंडीशन में हालत खराब। डिटेरियोरेशन का मतलब है गिरावट। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा हो गया अचानक से कि फिर उनकी हालत खराब हो गई। ठीक है। रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल सेट, हॉस्पिटल से जो भी रिलीज हुआ है, जो भी स्टेटमेंट आया, उसने ये कहा कि डिस्पाइट मैक्सिमल लाइफ सपोर्ट मेजर्स,
मैक्सिमल मतलब बहुत ज़्यादा, लाइफ सपोर्ट मेजर्स मतलब कि लाइफ को बचाने के जो उपाय होते हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ था, उसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, एंड द बेस्ट एफर्ट, और बहुत ही बेस्ट प्रयास के बावजूद, हिज कंडीशन डिटेरियोरेटेड, उनकी कंडीशन जो है वो बदतर होती गई, एंड ही सफर्ड अ कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। कार्डियो आई थिंक दिल से रिलेटेड होता है, तो उतना डॉक्टरी टर्म तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मुझे लग रहा है दिल से रिलेटेड ही है। तो उनको ये अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक वगैरह कुछ हुआ, ये है। कार्डियो अरेस्ट का मतलब हार्ट अटैक ही होता है। बॉर्न श्रीपति पंडिता राधिउला बाला सुब्रमण्यम इन 1946। ओके, थोड़ा सा उल्टा करके लिखा गया है कि उनका जन्म हुआ, वो बॉर्न हुए, ही वॉज बॉर्न 1946 में, टू नेलोर बेस्ड हरी कथा एक्सपोनेंट संबमूर्ति, इनके घर में वो पैदा हुए। हिज ओरिजिनल एम्बिशन वॉज टू बिकम एन इंजीनियर, उनका जो ओरिजिनल एम्बिशन था, लक्ष्य था, वो था कि इंजीनियर बनना है। हाउ एवर, फिर भी लाइफ हैड अदर प्लान्स फॉर हिम, जिंदगी के जो प्लान्स थे उनके लिए वो अलग ही थे। एंड ही वेंट ऑन टू परस्यू अ करियर, वेंट ऑन टू, गो ऑन से वेंट ऑन बना है, तो उनको लगे रहे एक परस्यू करने में, करियर के पीछे भागने में। वो क्या था करियर? इन सिंगिंग फॉर नियरली 50 ईयर्स, 50 साल तक वो लगभग सिंगिंग करते रहे। मिस्टर बाला सुब्रमण्यम मेड हिज सिंगिंग डेब्यू इन 1966, 1966 में उन्होंने अपना जो पहली बार जो गाए, जो डेब्यू किया उन्होंने 66 में, विद द तेलुगु मूवी श्री 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 मर्यादा के रमना, ये कोई मूवी है, इसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम गाया। सिंस देन, तब से, ही हैज संग, उन्होंने गाया है या गा चुके हैं ओवर 40,000 सॉन्ग, 40,000 से भी ज़्यादा गाने वो गा चुके हैं, इन एज मेनी एज 16 लैंग्वेजेस। जब किसी संख्या पर एम्फेसाइज करना होता है ना, तो एज मेनी एज या एज मच एज डाल दिया जाता है, तो इसकी हिंदी पे ना जाए। तो 16 लैंग्वेजेस में, वो 16 को ना 16 दिखाने के लिए एज मेनी एज, अंग्रेजों का स्टाइल है। इतने लैंग्वेजेस में उन्होंने गाया, इंक्लूडिंग तेलुगु, जिसमें शामिल है तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा एंड हिंदी। फॉर 5 डिकेड्स, 50 सालों से हिज वॉज द वॉइस फॉर जनरेशन ऑफ एक्टर्स। हिज एक्चुअली उनकी आवाज़ थी फॉर जनरेशन ऑफ एक्टर्स। थोड़ा घुमा के लिखते हैं कि यानी कि एक्टर, जितने भी जो जनरेशन ऑफ एक्टर्स हुए हैं, उन्हीं की आवाज़ थी। अगर 5 डिकेड्स में हम देखें, 50 साल में देखें, तो उनकी आवाज़ काफ़ी थी। ही वेंट ऑन टू विन 6 नेशनल अवार्ड्स, वो लगातार जीतते रहे, गो ऑन मतलब कंटिन्यू, वेंट ऑन, वो लगातार जीतते रहे क्या, 6 नेशनल अवार्ड्स, एंड द हार्ट्स ऑफ सेवरल फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जो फैंस हैं उनके दिलों को भी जीता, अवार्ड भी जीता। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2001, 2001 में पद्मश्री अवार्ड मिला, एंड द पद्म भूषण इन 2011, समझ गए आप। एसपीबी ऑल्सो डैबल्ड इन एक्टिंग, डैबल का मतलब होता है ऊपरी तौर से दिलचस्पी लेना, तो उन्होंने दिलचस्पी ली एक्टिंग में भी एंड म्यूजिक डायरेक्शन में भी। एंड मोर रिसेंटली, हाल ही में, टुक ऑन द अवतार ऑफ अ जज इन रियलिटी सिंगिंग कॉन्टेस्ट। टेक ऑन से बना टुक ऑन, कि उन्होंने उसको भी एक मुकाबला स्वीकार किया, अवतार, एक अवतार लिया ऑफ जज, यानी कि जज के अवतार में भी नजर आए इन रियलिटी सिंगिंग कंटेस्ट में। कैसे जजेज बनते हैं, तो जज भी बने। ट्रिब्यूट्स पोर्ड इन, यानी कि जो उनके लिए ट्रिब्यूट है वो आया, पोर्ड इन बहुत ज़्यादा आया, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री से आया। विद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड लीडर्स इन वेरियस सेक्टर्स, तो इन सबसे ट्रिब्यूट आए, जिसके अंदर प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और बहुत सारे लीडर्स हैं, वेरियस सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से हैं। हेलिंग हिज वर्सैटिलिटी, हेल का मतलब होता है कि जय जयकार करना, आपने सुना होगा, हेल मोगैम्बो, मोगैम्बो की जय, वही वाला हेलिंग है। हेलिंग हिज वर्सैटिलिटी, यानी कि वो कितने वर्सटाइल थे, कभी ये कभी वो, कुछ भी करते थे। ह्यूमिलिटी यानी कि वो विनम्र थे, विनम्रता। विलिंगनेस टू लर्न, उनकी इच्छा थी कुछ सीखने की। एंड हिज चैरिटी करते थे। एंड गाइडेंस फॉर दोज, उनके लिए गाइडेंस देते थे। हु लुक्ड अप टू हिम, जो उनको लुकअप करते थे, उनके जैसा बनना चाहते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं, उन सब की तरफ से ट्रिब्यूट आया। एसपीबीज मॉर्टल रिमेन्स, मॉर्टल रिमेन्स का मतलब होता है मृत शरीर, तो उनका जो मृत शरीर है वह टेकन टू हिज हाउस, उनके घर ले जाया गया। इन
नंग नंगमबक्कम, थोड़ा बहुत मुश्किल होता है साउथ वाला नाम प्रोनाउंस करना। यहाँ पर ले जाया गया इन, जो कि चेन्नई में है। वेयर स्कोर्स ऑफ पीपल पेड देयर लास्ट रिस्पेक्ट, जहाँ पर स्कोर्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने अंतिम जो रिस्पेक्ट है वो उनको किया। लेट ऑन फ्राइडे नाइट द कॉर्टेज लेफ्ट फॉर हिज फार्म हाउस। कॉर्टेज का मतलब होता है कि जो डेड बॉडी के पीछे जो भीड़ जाती है ना, उसे कॉर्टेज कहते हैं। तो पूरी की पूरी भीड़ जो है वो निकली उनके फार्म हाउस की तरफ इन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। सिटी के आउटस्कर्ट्स का मतलब है कि बाहरी सिटी में था। वेयर द फाइनल राइट्स एंड क्रीमेशन विल बी डन, जहाँ पर अंतिम संस्कार और जो उनका जो क्रीमेशन का मतलब भी वो जलाना वगैरह क्रीमेशन में आ जाता है, ये सब किया जाएगा। ही इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ। सर्वाइव्ड बाय जब भी आएगा इसका मतलब है कि पीछे उनके कौन कौन रह गया है। तो उनके पीछे उनकी वाइफ है, अ सन एंड अ डॉटर, तो एक बेटा एक बेटी है। चरण एंड पल्लवी है, बोथ ऑफ होम आर सिंगर, जिनमें से दोनों एक सिंगर है, दोनों सिंगर्स हैं। ठीक है गाइस, उफ, मैंने इसको फटाफट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। आप भी इसको पढ़कर देखिए। न्यूज़पेपर में डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से ले लीजिएगा इस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।